नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं नरेंद्र। मेरे YouTube चैनल TR नरेंद्र पालीवाल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी पहली क्लास है जिसमें मुकेश जी सर आपको त्रिभुज के परिचय के रूप में एक छोटी सी क्लास आपके सामने रख रहे हैं। इसी प्रकार कक्षा 6 से लगाकर कक्षा 10वीं तक सभी विषयों के वीडियोज़ आपको हमारे इस YouTube चैनल पर उपलब्ध होंगे। पूरा का पूरा सिलेबस आपको हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। हमसे जुड़िए और अपने मित्रों को भी जोड़िए। धन्यवाद। देखिए मुकेश जी सर की ये क्लास त्रिभुज। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज किसे कहते हैं? जैसा कि इसके नाम में ही पता है, भुज का मतलब होता है यहाँ भुजा से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? भुजा से लिया जाता है। त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज। तो यहाँ पर तीन भुजाएं बनाएंगे हम। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज। एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। और तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, लेकिन ये तो खुली है। ये तो क्या है? खुली है। तो ये त्रिभुज नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होगी और वो तीन भुजाएं आपस में इस प्रकार से जुड़ी हुई होगी कि बंद आकृति का निर्माण करती हो। सीधा सीधी इसकी जो परिभाषा है वो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज होता है उसकी परिभाषा हम ये लिख सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। ये आकृति कैसे होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। तो सीधी सीधी बात यही है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। और त्रि का मतलब होता है तीन, भुज का मतलब होता है भुजा। यहाँ पर एक, दो और तीन भुजाएं आपको दिख रही है। तो नॉर्मल सी जो डेफिनेशन है, जब कभी भी आपके सामने ऐसा सवाल आता है कि त्रिभुज किसे कहते हैं, सीधी सीधी बात आप ऐसा लिख सकते हो कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। और एक ऐसा चित्र बनाकर आप उसको है जो उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हो। आपने देखा होगा कहीं पर, ऐसा भी बहुत बार आपने सुना होगा कि समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। वैसे इसको किस आधार पर बांटा जाता है, इसको हम और देखेंगे। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। और त्रिभुज अलग अलग आधार पर त्रिभुजों को बांटा जाता है। किस आधार पर त्रिभुज किस प्रकार का होगा? आधार पर त्रिभुज। किस आधार पर त्रिभुज? सबसे पहले हम देखेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। किसके आधार पर देखेंगे? भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब त्रिभुज का वर्गीकरण करेंगे तो उसका आधार है जो भुजाएं माना जाएगा। भुजा आधार कैसे मानेंगे? ये माना कि एक भुजा है ये, एक भुजा है ये और एक भुजा है ये। अगर ये तीनों भुजाएं, जैसे इसकी लंबाई 10 हो गई, इसकी लंबाई माना कि 5 हो गई, 4 हो गई, 3, अगर इस प्रकार की ये भुजाएं है, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा तीनों अलग अलग है। भुजाएं क्या है? अलग अलग। तीनों के जो मान है, ना दो भुजाओं का मान समान है, ना एक तीसरी भुजा का मान समान है। तीनों ही भुजाएं क्या है? अलग अलग है। इस कारण से जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो तो उसको हम बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु, बाहु का मतलब भुजा होता है, जिसकी तीनों बाहु, तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो, उसको हम बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। लेकिन एक त्रिभुज ऐसा है जिसके अंदर दो भुजाएं समान है और तीसरी भुजा क्या है? वो अलग है। माना कि ये 5 की है, ये 5 की है और ये माना कि 6 की है। तो जब दो भुजाएं समान हो और एक भुजाएं असमान हो, इस प्रकार का जो भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुज का वर्गीकरण कर रहे हैं, भुजाओं के आधार पर, जब तीनों भुजाएं अलग हो, असमान हो, तब तो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन जब दो भुजाएं समान हो तो उसको बोलेंगे सम। सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो, और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं, द्विभुजाएं क्या हो? समान हो, उसको हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। लेकिन अगर ये तीनों भुजाएं, त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं है वो क्या हो? आपस में समान हो, ये भी 6 हो, ये भी 6 और ये भी क्या हो? 6। इस प्रकार का जो त्रिभुज बनेगा उसको बोलेंगे हम सम, मतलब समान
बहु, सभी जो बहु है वो समान है, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो ये है आपका वर्गीकरण किस आधार पर? भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। इसको आपने यहाँ समझा है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हो गया, हो नहीं रहा है, ऐसा डिजिटल बोर्ड लाएंगे, इसको हम ऐसा करेंगे। तो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। आधार पर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हो गया। अब कोणों के आधार पर त्रिभुज। यहाँ पर त्रिभुज का जो मापन है वो कोणों के आधार पर किया जाएगा। किसके आधार पर किया जाएगा? कोणों के आधार पर। किसका कोण क्या है? कोणों के आधार पर हम क्या करेंगे? त्रिभुज का क्या करेंगे? विभाजन। भुजाओं के आधार पर आपने देख लिया है, विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर क्या होता है कि कोण कितना बना रहा है। तो ये है, ये भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। न्यून कोण त्रिभुज, पहला है न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज के अंतर्गत क्या आएगा कि जो त्रिभुज बनेगा, चाहे कोई भी त्रिभुज बने, उस त्रिभुज के अंतर्गत किसी भी 3 कोण बन रहे हैं, चाहे ये कोण हो, चाहे ये कोण हो, चाहे ये कोण, सारे के सारे कोण हैं वो न्यून कोण होंगे। क्या होंगे? न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से अधिक हो। ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री से तो होगा छोटा और 0 डिग्री से क्या होगा? अधिक होगा। वो एक नहीं, तीनों कोण, ये कोण भी, ये कोण भी और ये कोण भी। तो तीनों कोणों का, चाहे ये कोण, चाहे ये कोण, चाहे ये कोण, तीनों कोण है वो 90 डिग्री से क्या होंगे? कम होंगे। कोई भी कोण होगा वो 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। ऐसा त्रिभुज हो तो कौन सा होगा? न्यून कोण त्रिभुज। यहाँ पर एक त्रिभुज दे रखा है ऐसा और एक त्रिभुज दे रखा है ऐसा। इसका मान माना कि 80 है, इसका मान 40 है, इसका 60 है और इसका मान है 120, इसका मान 30 है और इसका मान 30 है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक न्यून कोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 80 डिग्री 90 से कम है, 40 डिग्री 90 से कम है, 60 डिग्री 90 से कम है। लेकिन यहाँ पर इसका एक कोण है जो 90 से ज़्यादा हो रहा है, 120 डिग्री। तो ये आपका जो है ये न्यून कोण नहीं है, जबकि ये आपका है न्यून कोण है। क्यों? क्योंकि न्यून कोण की परिभाषा यही है कि न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा यही है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति और उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए या प्रत्येक कोण न्यून कोण होना चाहिए। तो ये आपने देख लिया। दूसरा देखते हैं यहाँ पर, दूसरा है समकोण त्रिभुज। दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसका एक कोण समकोण होना चाहिए। समकोण किसे कहते हैं? समकोण 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको हम कौन सा कोण बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। तो अगर ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, उसको हम कौन सा कोण बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। तीसरा हम देखेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। थोड़ी देर पहले जो 120 वाला जो उदाहरण देखा था वो अधिक कोण त्रिभुज का ही था। अधिक कोण त्रिभुज के अंतर्गत क्या होता है कि जो त्रिभुज होता है उसका एक कोण 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? ज्यादा। अगर 90 डिग्री हो जाए तो समकोण हो जाएगा। तो इसके अंदर ये देखो, इस प्रकार का चित्र बनाकर हम उदाहरण देख सकते हैं। माना कि ये 120 डिग्री है, ये 50 डिग्री है और ये 10 डिग्री है। तो यहाँ पर कौन सा कोण हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा, क्योंकि इसका एक कोण है जो अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री से ज्यादा जो कोण होता है वो क्या होता है? अधिक कोण होता है। ये वापस देख लेते हैं। यहाँ पर अगर 120 डिग्री हो, 90 से ऊपर होना चाहिए, 90 से ऊपर होना चाहिए और 180 से क्या होना चाहिए? छोटा। ऐसा अगर इसका ये कोण भी हो सकता है, ये कोण, ये कोई भी कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, 180 डिग्री से कम हो, इस प्रकार के जो कोणों से जो त्रिभुज बनता है उसको कौन सा त्रिभुज कहेंगे? अधिकोण त्रिभुज कहेंगे। तो दोस्तों ये तो आज नॉर्मल सा त्रिभुज के बारे में मैंने बताया है। जो अगला जो नया सत्र शुरू हो रहा है उसके अंदर हम 1 से लगाकर 10वीं क्लास तक की सारी जो पुस्तकें हैं वो हम पढ़ाएंगे आपको। मैं और नरेंद्र जी सर सारी की सारी जानकारी आपको देंगे। हर प्रकार का सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। 2-3 टीचर और आने वाले हमारे अलावा, तो जो आपको पूर्ण रूप से यहाँ पर जानकारी देंगे। गणित है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है। हिंदी के अंदर सामान्यतः प्रॉब्लम आती है व्याकरण के अंदर, और व्याकरण के अंदर भी देखो आप नोटिस किया होगा, अद्वार्षिक हो चाहे वार्षिक परीक्षा हो, उसके अंदर जो व्याकरण वाला क्वेश्चन आता है, जैसे पत्र लेखन है, गद्यांश और पद्यांश के अंदर आपको ज़्यादातर समस्याएं आती है कि किस प्रकार से गद्यांश को हल किया जाए, किस प्रकार से पद्यांश को हल किया जाए, पत्र लेखन कैसे किया जाए। व्याकरण से संबंधित और भी खूब सारी बातें होती है जो समझने की जरूरत होती है, जो जिस पर आप ध्यान कम देते हो।
मेरा ऐसा मानना है, मैंने पर्सनली ऐसा फील किया है कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर किताबों के सवाल पर ध्यान देते हैं लेकिन इन पर ध्यान नहीं दे पाते। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और ज़्यादातर जो गणित जैसे सब्जेक्ट होते हैं उनका जो बेसिक जो नींव होती है वो मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है। इस कारण से यहाँ पर आपको नरेंद्र जी सर गणित के अंदर नींव मजबूत कराएंगे और बीच बीच में मैं भी इस प्रकार की क्लासें लेता रहूँगा। तो धन्यवाद।